Hello friends, this is Dheeraj Suri and I welcome you all in Dheeraj Suri classes. So we were doing DSC 2019 question paper. We did first 16 questions in the first lecture and now we'll continue from this question number 17th, right? Now as you can see, I have opened this paper on your screen and the 17th question is there. It says consider a function f such that r square to r, suppose for every p belongs to r square there exists xp belongs to r square such that f of xp is greater than equal to 1, p into x of p is less than equal to p into y for every y belongs to r square such that fy is more than equal to 1. Define g such that r square to r by gp is equal to p into xp, then g is लीनियर, क्वासी लीनियर, कॉन्वेक्स, कनकेव. देखिए अगर मैं इस क्वेश्चन को प्योरली मैथ्स के बेसिस पे सोचूं तो थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन जब मैं यहाँ पर इकोनॉमिक्स साथ में यूज करता हूँ तो मेरा काम थोड़ा सा आसान हो जाता है. फिर मुझे लगता है ये काम तो मैं रोज ही करता हूँ, ये तो हमारा रूटीन वर्क है जो हम करते हैं. मैं आपको देखो चीजें इंट्रोड्यूस कराता हूँ. जैसे ये p बिलोंग्स टू आर स्क्वायर, तो p एक प्राइस वेक्टर है. xp बिलोंग्स टू आर स्क्वायर, xp जो है x इज ए फंक्शन ऑफ p, तो डिमांड वेक्टर है, डिमांड फंक्शन कह लीजिए. So P is price vector. P क्या है? Price vector. X of P is demand vector. And F of XP, this is something which can be considered as the utility function. This is utility function, right? So we have price vector, we have demand function या demand vector and we have utility function. ये बातें पता है. तो P into XP क्या होगा? एक्सपेंडिचर होगा, सीधी सी बात है. P into XP is something which we can consider as expenditure. ठीक है, अच्छा. Now f of XP is more than equal to 1. इसका मतलब utility is more than equal to 1. ठीक है जी, इस बात को भी लिख लेते हैं. f of xp is more than equal to 1, that means utility from x is greater than or equal to 1. मैं लिख रहा हूँ सिर्फ आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए, आपको बस बात समझ में आ गई ना, एग्जाम में तो लिखना नहीं है आपको, ठीक है. फिर ये जो बात लिखी है यहाँ पे, इसने ये जो लिखा है p इंटू एक्स पी इज लेस देन इक्वल टू p इंटू वाई, वाई ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, मतलब y कोई और गुड है, y कोई और गुड है, और एक्सपेंडिचर ऑन x इज लेस देन और इक्वल टू एक्सपेंडिचर ऑन y, मतलब x इज द चीपेस्ट बंडल, x इज द चीपेस्ट बंडल, ठीक है. p इंटू एक्स ऑफ p इज लेस देन इक्वल टू p इंटू y, दैट मीन्स y, और y बिलोंग्स टू आर स्क्वायर, y इज सम अदर गुड, and x is cheapest bundle. cheapest कहाँ पे होता है सर? जहाँ पे प्राइस वेक्टर जो होता है वो टेंजेंट होता है, अगर आपकी इंडिफरेंस कर्व को, अगर वेल बिहेव्ड रेफरेंसेस हैं तो, ठीक है. ठीक है जी, फिलहाल वेल बिहेव मान लो, कोई बात नहीं. एफ वाई मोर देन 1 है, मतलब ये जो बोल रहे हैं एफ वाई मोर देन 1 है, मतलब कि वाई से भी जो मिल रही यूटिलिटी 1 से तो बड़ी होगी ही. नाउ एक फंक्शन g बनाना है, p इंटू एक्स, मतलब g बनाना है आपको एक्सपेंडिचर फंक्शन, और बताना है कि g जो है एक्सपेंडिचर फंक्शन है वो लीनियर है, क्वासाई लीनियर है, कॉन्वेक्स है, कनकेव है, वो क्या है, एक्सपेंडिचर फंक्शन के बारे में मुझको बताना है. ठीक है, तो काम बहुत आसान हो गया. अब यहाँ पर देखिए कनकेव कॉन्वेक्स की डेफिनेशन आपको पता है. हम क्योंकि यहाँ पर वेक्टर्स की बात कर रहे हैं, कंटिन्यूअस फंक्शंस नहीं हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पे कैलकुलस यूज ना करते हुए आपका जेनसेन्स इनइक्वालिटी यूज करूंगा. ठीक है, देखिए स्टार्ट करते हैं. दो कोई प्राइस वेक्टर्स ले लेते हैं. लेट p1 एंड p2 बी प्राइस वेक्टर्स. p1 बिलोंग्स टू आर स्क्वायर है, p2 बिलोंग्स टू आर स्क्वायर है. p1 p2 बिलोंग्स टू आर स्क्वायर, जैसे p बिलोंग्स टू आर स्क्वायर था. ठीक है, what is gp1? gp1 is p1 into xp1, that means expenditure with price vector
P1, and what is GP2? It will be P2 into X of P2, and this is expenditure with price vector P2, right? अब जेनसेंस इनइक्वालिटी यूज करनी है मेरे को, तो मुझे इस P1 P2 का लेना पड़ेगा कुछ लीनियर कॉम्बिनेशन। मैं ले लेता हूँ, लेट P बार इज 1 माइनस लैम्डा P1 प्लस लैम्डा P2 फॉर ऑल लैम्डा बिलोंग्स टू 0 to 1, लैम्डा 0 से 1 के बीच में, और P बार क्या हो गया इसका, P1 P2 का बन गया लीनियर कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब मुझे बस इतना ही प्रूव करना है यहाँ पर कि जो 1 माइनस लैम्डा GP1 है प्लस लैम्डा GP2 है, इट इज लेस देन इक्वल टू G ऑफ 1 माइनस लैम्डा P1 प्लस लैम्डा P2। यही तो प्रूव करना है, तभी कनकेव या कन्वेक्स जो भी आंसर आएगा मैं प्रूव कर पाऊंगा। लेस देन इक्वल टू जो भी आएगा, लेस देन होगा तो कनकेव होगा, मोर देन इक्वल टू कॉन्वेक्स हो जाएगा। अच्छा, तो इसके लिए अब हम स्टार्ट करते हैं कहानी। देखिए हमारे पास क्योंकि ये बोला है कि x चीपेस्ट बंडल है, सिंस XP1 इज चीपेस्ट बंडल एट प्राइस P1, तो इसका मतलब P1 इंटू XP1 इज लेस इक्वल टू P1 इंटू XP बार। तो P1 प्राइस पे अगर मैं कोई और बंडल लूंगा तो वो हमेशा ज्यादा एक्सपेंडिचर करता होगा, यही तो बोला है क्वेश्चन ने। P1 XP इज लेस इक्वल टू PY बोल दिया ना, इसका मतलब XP1 जो होगा वो चीपेस्ट बंडल होगा। तो अगर P1 प्राइस में मैं कोई और बंडल लूंगा, जैसे मैंने ये कोई और बंडल लिया है, तो इसका एक्सपेंडिचर हमेशा बड़ा ही आएगा, ये क्वेश्चन ने बताया है मेरे को। ठीक है, इसको नंबर 1 बोल दो। एंड अगर प्राइस P2 ले लें, P2 इंटू XP2 विल बी लेस इक्वल टू P2 इंटू XP बार, यानी अगर मैं P2 प्राइस लूंगा तो P2 प्राइस जो बंडल XP2 होगा वो चीपेस्ट होगा, अगर मैं कोई और बंडल लूंगा XP बार तो वो एक्सपेंसिव आएगा, इसलिए हमने ये इनइक्वालिटी लिखी। अब क्योंकि मेरे को लीनियर कॉम्बिनेशन बनाना है ना सर, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन को 1 माइनस लैम्डा से, सेकंड को लैम्डा से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और उन दोनों को ऐड कर देता हूँ। मल्टीप्लाइंग 1 by 1 minus lambda and 2 by lambda and adding the results, जो रिजल्ट्स आएंगे उनको हम ऐड कर लेंगे, एडिंग द रिजल्ट्स। ठीक है, दैट मीन्स 1 माइनस लैम्डा टाइम्स P1 इंटू XP1 प्लस लैम्डा टाइम्स P2 into XP2 is less than equal to 1 minus lambda times P1 into XP bar plus lambda times P2 into XP bar। ठीक है सर, P1 into XP1 क्या है? What is P1 into XP1? It is GP1, मैंने ऊपर बताया था अभी आपको। P1 into XP1 is GP1 and P2 into XP2 is GP2. So I can replace these terms by the functional values 1 minus lambda of GP1 प्लस लैम्डा ऑफ GP2 और लेस देन इक्वल टू, यहाँ से XP बार कॉमन है सर, 1 माइनस लैम्डा P1 प्लस लैम्डा P2 इंटू XP बार, एंड व्हाट इज दिस टर्म 1 माइनस लैम्डा P1 प्लस लैम्डा P2, वी हैव टेकन दैट दिस इज P बार, राइट? सो आई कैन राइट इट एज 1 minus lambda of GP1 plus lambda of GP2 is less than equal to P bar into XP bar, and this term is basically G of P bar। ठीक है, G of P bar है। So that means 1 minus lambda of GP1 plus lambda of GP2 is less than equal to G P bar। GP bar मतलब P bar की डाल दो वैल्यू वापस, 1 minus lambda of GP1 plus lambda of GP2 is less than equal to G of P bar क्या है, 1 minus lambda P1 plus lambda P2। Now what does it mean? ये इनइक्वालिटी, जेनसेन इनइक्वालिटी क्या बता रही है? दैट G is कनकेव फंक्शन, अगर ये ग्रेटर देन आता तो कॉन्वेक्स हो जाता। Therefore GP is a concave फंक्शन। ठीक है, लेस देन आ गया तो कनकेव है, ग्रेटर देन आता तो कॉन्वेक्स हो जाता। जेनसेंस आपने पढ़ी है लेक्चर्स में मेरे साथ।
तो कनकेव, फोर्थ इज द करेक्ट आंसर, कनकेव। आंसर भी दिया हुआ नीचे, ये बड़ी आसानी हो जाती है, जो आंसर दिया होता तो वाह पता है हम सही कर रहे हैं। ओके, 18th क्वेश्चन पे आ जाइए सर। गिवन नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ आर स्क्वायर से y1 to yn, लेट y स्टार इज समेशन ऑफ yj, j is equal to 1 to n, y1 belongs to y1 and y2 belongs to y2 up to yn belongs to yn. Given P belongs to R square, a non-empty set Y is subset of R square. Let VPY is supremum PY, Y belongs to Y. Then for every P, VPY star is greater than VPY, is equal to VPY, less than VPY, less than equal to VPY, less than VPY. ठीक है। अच्छा, तो देखिए एक यहाँ पे आपको बेसिकली काम बहुत आसान है। यहाँ पे पी वाई स्टार का निकालना है आपको। मैं पहले फंक्शन लिख देता हूँ, पहले वाई स्टार बताता हूँ। वाई स्टार क्या? वाई स्टार बेसिकली समेशन है। 18th क्वेश्चन देखिए, वाई स्टार क्या है? वाई स्टार इज y1 प्लस y2 प्लस अप टू yn, इन सबका समेशन है वाई स्टार, ठीक है। और इसके साथ VPY क्या है? VPY है सुप्रीमम ऑफ P इंटू वाई, ठीक है। P इंटू वाई, y बिलोंग्स टू y दे रखे। नाउ आई हैव टू फाइंड VPY स्टार, दैट मीन्स सुप्रीमम ऑफ P इंटू y स्टार, this which is supremum of P into y1 plus y2 plus up to yn. That means supremum of py1 plus py2 plus up to pyn, ठीक है। सुप्रीम की प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है लीनियर अलजेब्रा में हमारे साथ, दैट सुप्रीमम ऑफ a प्लस b is equal to supremum of a plus supremum of b। तो इसका मतलब क्या हो गया? therefore VPY star is basically supremum of PY1 plus supremum of PY2, ठीक है, अप टू supremum of PYN। चलते जाएंगे, supremum of PYN। तो दिस इज VPY1 plus VPY2 plus up to VPYN. That means it is summation j is equal to 1 to n P into yj. So VPY star is equal to summation, जो ऑप्शन से हमने देख लीजिए कहाँ पे समेशन आ रहा है सर, इज इक्वल टू सेकेंड ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन नंबर 2 समेशन दे रहा है आपको। सिंपल सा काम है, राइट। ओके, 19th क्वेश्चन, ये मैक्रो का आ गया सर क्वेश्चन। इन ए सिंपल ओपन इकोनॉमी फ्रेमवर्क एंड इंक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग लीड्स टू, अगर गवर्नमेंट अपना खर्चा बढ़ाती है तो उससे क्या होता है सर? बजट डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट के बारे में पूछ रहा है। आइए बताते हैं सर। जब गवर्नमेंट खर्चा बढ़ाती है, एज गवर्नमेंट इंक्रीजेज इट्स एक्सपेंडिचर, द G minus T gap, G minus T increases। सिंपल सी बात है सर, G minus T का गैप बढ़ जाएगा तो यानी बजट डेफिसिट बढ़ जाएगा। दैट मीन्स बजट डेफिसिट इंक्रीजेस, इसको फिस्कल डेफिसिट भी कहते हैं आप लोग, ये बढ़ जाएगा। दूसरी बात है कि जब गवर्नमेंट अपना खर्चा बढ़ाती है तो उससे नेशनल इनकम बढ़ती है, नेशनल इनकम बढ़ने से इंपोर्ट्स बढ़ते हैं, इंपोर्ट्स बढ़ने से करंट अकाउंट डेफिसिट इंक्रीज कर जाएगा सर। गवर्नमेंट अपना खर्चा बढ़ाएगी तो इनकम बढ़ेगी, मल्टीप्लायर इफेक्ट के साथ। इंपोर्ट्स का इनकम के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है, इंपोर्ट्स बढ़ेंगे, इंपोर्ट्स बढ़ेंगे तो एक्सपोर्ट्स, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो गैप है करंट अकाउंट डेफिसिट वो बढ़ जाएगा। तो दोनों चीज़ें बढ़ेंगी, आपका बजट डेफिसिट भी बढ़ेगा और करंट अकाउंट डेफिसिट भी बढ़ेगा। राइज इन बजट डेफिसिट, राइज इन बोथ बजट एंड करंट अकाउंट डेफिसिट, लास्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर 4, राइज इन बोथ बजट एंड करंट अकाउंट डेफिसिट, ठीक है। इजी क्वेश्चन है ये तो।
20th देखिए क्या कह रहा है, द मैट्रिक्स Q इज इक्वल टू P इंटू ए पी ट्रांसपोज बाय P ट्रांसपोज इज दिस एंड इज ऐसा, मतलब ऐसे सिमिलर 2-3 क्वेश्चन बुकलेट के अंदर हैं। अब नंबर्स तो देखो सर चेंज आएंगे, मतलब मैं अब ये तो आप नहीं कह सकता कि नंबर भी एज इट इज बुकलेट से आ जाएंगे, लेकिन हमने जो आपको बुकलेट दिया है उसमें ऐसे 2-3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे एज इट इज क्वेश्चन है वहाँ पर, ठीक है, मैट्रिक्स के अंदर। तो जिसने वहाँ से करा है प्रैक्टिस उसको इसमें दिक्कत नहीं होगी। Q इज इक्वल टू पी इंटू ए इंटू पी ट्रांसपोज वेयर पी ट्रांसपोज इज द ट्रांसपोज ऑफ P, और आपको Q P ट्रांसपोज Q12 और P निकालना है। देखिए मैं एक छोटी सी बात यहाँ पे करता हूँ पहले आपके साथ, जैसे Q12 निकालने के पहले Q स्क्वायर ऐसे करके चलेंगे। पहले मैं Q स्क्वायर की बात करूँ, अगर Q स्क्वायर क्या होगा सर, Q स्क्वायर होगा Q इंटू Q P इंटू ए इंटू पी ट्रांसपोज इंटू P इंटू ए इंटू पी ट्रांसपोज। तो मतलब मुझे P ट्रांसपोज इंटू P पहले मालूम करना पड़ेगा, P ट्रांसपोज इंटू P है क्या, उसके बेसिस पे आगे कहानी चलेगी। P डायगोनल में √3/2 है, नॉन डायगोनल हाफ और माइनस हाफ है। आइए जी करते हैं P ट्रांसपोज इंटू P। P है मेरे पास, डायगोनल इज √3/2, नॉन डायगोनल यहाँ माइनस हाफ है, यहाँ हाफ है। एम आई राइट? एक बार चेक कर लूँ, कहीं गड़बड़ होगी तो पूरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन गलत हो जाएगा। सही है जी। तो व्हाट इज P ट्रांसपोज? P ट्रांसपोज आपको पता है क्या करते हैं, द फर्स्ट रो बिकम्स फर्स्ट कॉलम, second row becomes second column. Now I need to find out P transpose into P. So first row into first column, what do we get? √3/2 is 3/4 minus 1/4, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा सर, प्लस 1/4, राइट। देन फर्स्ट रो into second column, it is √3/2 माइनस √3/2, सेकेंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम √3/4 होगा, सॉरी क्योंकि 1/2 मल्टीप्लाई हो रहा है। सेकेंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम √3/4 माइनस √3/4, एंड सेकेंड रो इंटू सेकेंड कॉलम इज 1/4 प्लस 3/4. So clearly you can see that on non-diagonal we are getting zeros and diagonal we are getting 1. It is 1 0 0 1. So P transpose into P is an identity matrix. So what is Q? Q is P into A into P transpose. That means Q square would be P into A into P transpose multiplied by P into A into P transpose. You know that मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन अगर हम उसकी बात करते हैं, इट इज़ एसोसिएटिव, यू कैन चेंज एसोसिएशन, इट इज़ नॉट कम्यूटेटिव। हम ए इंटू बी को बी इंटू ए नहीं कर सकते हैं, लेकिन एसोसिएशन चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो आई एम चेंजिंग द एसोसिएशन पी इंटू ए इंटू पी ट्रांसपोज इंटू पी इंटू ए इंटू पी ट्रांसपोज। इसके ऊपर लेक्चर्स में मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपको कराए हैं ऐसी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर, तो अच्छे से आपको ज़रूर आती होंगी। तो पी इंटू ए स्क्वायर इंटू पी ट्रांसपोज, देख रहे हैं क्या हो रहा है, क्यू स्क्वायर आ रहा है, क्यू पी इंटू ए स्क्वायर इंटू पी ट्रांसपोज। तो क्यू क्यूब निकाल लेते हैं एक बार, क्यू क्यूब क्या होगा, होगा क्यू स्क्वायर इंटू क्यू, यानी पी इंटू ए स्क्वायर इंटू पी ट्रांसपोज मल्टीप्लाइड बाय पी इंटू ए इंटू पी ट्रांसपोज। फिर से ये पी ट्रांसपोज इंटू पी एसोसिएटिव रूल लगेगा, ये आइडेंटिटी बन जाएगा, और वील हैव नाउ पी इंटू ए क्यूब इंटू पी ट्रांसपोज। तो क्यू स्क्वायर में ए स्क्वायर आ रहा है सर, क्यू क्यूब में ए क्यूब आ रहा है सर, तो बड़ा साफ सा मतलब क्या है, Q12 में A12 आ जाएगा। Q12 is P into A12 into P transpose. Now what do I need to find? I need to find P transpose into Q12 into P. P transpose into Q12 into P. That means it is P transpose into P into A12 into P transpose into P. Again P transpose into P becomes identity, P transpose into P becomes identity, so I'm left with A power 12, right? So A12 is my answer. देखिए ऑप्शंस क्या है। अच्छा A भी गिवन है कुछ, तो मेरे को A की भी कुछ वैल्यू गिवन है 1 1 0 1, तो A12 भी निकालना पड़ेगा। A is 1 1 0 1, that means A square, ये भी ट्रेंड मालूम करना है बेसिकली आपको। A square is 1 1 0 1 multiplied by 1 1 0 1, so it is 1 2 0 and 1, ठीक है, मालूम हो गया, इसी से मालूम हो गया। आप एक क्यूब निकालना चाहो निकाल लो, मगर मुझे मालूम हो गया जो ट्रेंड है वो तो पता चल गया मेरे को। तो A12 is 1 12 0 1। आप एक क्यूब निकाल के तसल्ली करना चाहो कर लो अपनी,
ठीक है, A12 ऑप्शन ही नहीं है तो भाई है, सॉरी है, फोर्थ 11201, ठीक है, राइट राइट। 21st क्वेश्चन माइक्रो का आ गया सर। क्वासी लीनियर प्रेफरेंस नजर आ रही है मेरे को यहाँ पे। नितिन इज अ स्टैम्प कलेक्टर एंड कंज्यूम्स ओनली स्टैम्प एंड चीज सैंडविचेस। His utility function is USC is S plus log C, and if Nitin is at a point where is consuming both the goods, यानी interior optimum है, ठीक है, then total amount he is spending on cheese. चीज यहाँ पे, क्योंकि चीज जो है ना सर नॉन लीनियर है, चीज क्या है, नॉन लीनियर है, तो उसकी तो एक फिक्स क्वांटिटी हम लोग कंज्यूम करते हैं, फिर भी टोटल एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं तो निकालते हैं। आइए, U क्या है मेरे पास, U है S पर प्लस log C। MRS क्या होगा, MRS होगा क्योंकि S को गुड 1 माना है, डेल U बाई डेल S 1, डेल U बाई डेल C 1 बाई C, सो C इज इक्वल टू प्राइस रेशियो करते हैं ऑप्टिमलिटी के लिए, प्राइस ऑफ गुड 1 PS अपॉन PC। तो C क्या आ रहा है, C आ रहा है मेरे पास PS बाई PC। तो एक्सपेंडिचर ऑन C कितना होगा सर, C इंटू PC। C क्या है, PS बाई PC इंटू PC, PC कैंसिल, रह गया PS। समझ रहे हैं, पहले मैंने MRS निकाला, एक स्टेप छोड़ दिया मैंने, MRS को प्राइस रेशियो के इक्वल करते हैं, तो MRS से C इज इक्वल टू प्राइस रेशियो गुड 1, क्योंकि मेरा सैंडविच है तो PS बाई PC, C की वैल्यू आ गई। एक्सपेंडिचर ऑन C कितना होगा, C इंटू PC, C की जगह डाल दी वैल्यू PS बाई PC, PC कैंसिल हो गया यहाँ से, बच गया PS। तो यानी एक्सपेंडिचर टोटल अमाउंट ऑन चीज सैंडविचेस इज डिपेंडिंग अपॉन the price of stamps, depending upon the price of stamps, only on the price of stamps, number 2, ठीक है, सिंपल सी कैलकुलेशन है, कोई इशू तो नहीं है इसके अंदर। 22nd क्वेश्चन पे आ जाइए सर। 22nd क्या कह रहा है, कह रहा है कि अ कंज्यूमर लिव्स फॉर 2 periods 1 and 2, द लाइफ टाइम यूटिलिटी फंक्शन इज U इज इक्वल टू UC1 प्लस UC2 बाय 1 प्लस रो डिस्काउंटिंग रेट होता है, जो हम फ्यूचर यूटिलिटी को आज की डेट पे डिस्काउंट कर रहे हैं, रोज का डिस्काउंटिंग रेट है। The consumer earns W1 W2 in 2 periods, ये इनकम होगी कंज्यूमर की दो पीरियड्स में, एंड हर कंजम्पशन C1 C2 satisfies a lifetime budget line C1 plus C2 by 1 plus R is equal to W1 plus W2 by 1 plus R। R इंटरेस्ट रेट हो गया, ठीक है। तो यानी सीधा क्वेश्चन किसका, इंटर टेम्पोरल चॉइसेस का है। अब यहाँ पे यूनिटी फंक्शन एक और ऐड हो गया है, वो है CT पावर 1 माइनस सिग्मा अपॉन 1 माइनस सिग्मा। T 1 से 2 के बीच में 1 और T और 2 दो वैल्यूज हो सकती हैं, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो यूटिलिटी के डिस्काउंटिंग रेट से ग्रेटर देन इक्वल टू है, ठीक है। तो अब C1 की वैल्यू क्या होगी पता लगानी है, इजीली पता लगा सकते हैं। देखिए मेरी यूटिलिटी क्या है, UC1 प्लस U2, यूटिलिटी इज U of C1 plus U of C2 by 1 plus rho, and U of CT is CT power 1 minus sigma upon 1 minus sigma, if I am not wrong। मैंने अगर क्वेश्चन ठीक से याद किया है तो हाँ जी बिल्कुल सही है, ठीक है। अच्छा तो U क्या है, U becomes C1 power 1 minus sigma upon 1 minus sigma plus UC2 is C2 power 1 minus sigma upon 1 minus sigma upon 1 plus रो भी है तो इंटू 1 plus रो, ठीक है। अब मैं पहले MRS निकालूंगा, फिर इसको प्राइस रेशियो के इक्वल करूंगा। व्हाट इज एब्सोल्यूट MRS, इट इज डेल U बाय डेल C1 अपॉन del U by del C2, del U by del C1 is 1 minus sigma into C1 power minus sigma upon 1 minus sigma. This is del U by del C1. Divide by del U by del C2 would be 1 minus sigma into C2 power minus sigma upon 1 minus sigma into 1 plus rho. So clearly I can cancel 1 minus sigma from numerator as well as from denominator, and I am left with C1 power minus sigma upon C2 power minus sigma into 1 plus rho. So I can write C2 by C1 power sigma into 1 plus rho, ठीक है। MRS आ गया। और बजट लाइन क्या दे रखी है आपको, बजट लाइन दे रखी है W1 plus W2 by 1 plus R is equal to, ओ सॉरी इधर लेफ्ट साइड पे तो हम
आपका कंजम्पशन लेते हैं, C1 प्लस C2 बाय 1 प्लस R इज इक्वल टू W1 प्लस W2 बाय 1 प्लस R, ठीक है। और ये बजट लाइन आपकी प्रेजेंट वैल्यू फॉर्म में दे रखी है क्लियरली। इसका स्लोप क्या होगा, स्लोप ऑफ बजट लाइन इन एब्सोल्यूट फॉर्म इट इज 1 प्लस R, स्लोप हमेशा 1 प्लस R होता है। P1 बाय P2 भी कर सकते हैं, P1 यहाँ पे 1 है, P2 1 बाय 1 प्लस R है, तो P1 बाय P2 करेंगे 1 अपॉन 1 बाय 1 प्लस R, तो 1 प्लस R ही आ जाएगा आपके पास। तो क्या करेंगे, फॉर ऑप्टिमैलिटी एब्सोल्यूट MRS इज इक्वल टू एब्सोल्यूट स्लोप ऑफ बजट लाइन, यानी C2 बाय C1 पावर सिग्मा इंटू 1 प्लस रो इज इक्वल टू 1 प्लस R. This clearly means that C2 by C1 power sigma is equal to 1 plus R by 1 plus rho. अब क्वेश्चन में जहाँ तक मुझे याद है बताया उसने R रो से बड़ा है, R is more than equal to rho, that means 1 plus R is more than equal to 1 plus rho, that means 1 plus R by 1 plus rho is more than equal to 1. So that means C2 by C1 power sigma is more than equal to 1 because this side is more than 1, तो ये भी more than 1 होगा। क्लियरली C2 मोर देन C1 हो गया, ठीक है। सिग्मा मान लीजिए 1 की पावर कुछ भी करो 1 ही रहेगा, तो दैट मीन्स C2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू C1। सेकेंड पीरियड में कंज्यूमर ज्यादा कंज्यूम करेगा फर्स्ट पीरियड के मुकाबले, C2 इज मोर देन इक्वल टू C1, ठीक है। तो दिस इज द आंसर, C2 मोर देन इक्वल टू C1, राइट। क्लियर है बात, तो ये हुआ जी। अब 23rd क्वेश्चन पे आ जाइए सर। अच्छा मैंने आंसर पे टिक मार दिया क्या, ऑप्शन पे टिक मारने के लिए आंसर पे टिक मार दिया, रुकिए ऑप्शन कौन सा है, C2 इज मोर देन इक्वल टू C1। अच्छा मेरे को ध्यान नहीं लिया, मेरे लगा वही ऑप्शन है उस पर टिक मार दिया, वो आंसर था बेसिकली। ये आंसर नहीं देना चाहिए इनको सर, बताए ऐसा क्यों कर देते हैं, आंसर मतलब अलग शीट पे आंसर दो ना, ऐसे तो फिर मुश्किल है। ओके 23rd क्वेश्चन कह रहा है क्या, कंसिडर द फॉलोइंग सेट ऑफ टू इक्वेशंस, 2x log 2 is 3y log 3, 3 power log x is 2 power log y. Suppose x and y of numbers is solution set of this equation, then x equal to, देखो मैं सॉल्व करने जाऊंगा ना तो बहुत लंबा है, सॉल्व करने जाऊंगा बहुत लंबा है, मुझे यहाँ पे एक ट्रिक लगानी पड़ेगी। सॉल्व कर दूंगा लेकिन सॉल्यूशन बहुत लंबा है इसका, ठीक है, उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाएगा। ट्रिक क्या लगाते हैं, पहले इक्वेशन लेते हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, लॉग लेंगे तो log 2 into log 2x is equal to log 3 into log 3y। ये दोनों साइड देखो log 2 और log 3 इक्वल नहीं हो सकते, log 2x और log 3y इक्वल तब हो सकते हैं अगर log 1 log 1 हो जाए, अगर क्या हो जाए log 1 log 1, तो 2x अगर 1 होगा, 2x 1 होगा तो यानी x है 1/2, और अगर 3y 1 होगा y है 1/3, तो x 1/2 y 1/3। देखिए यहाँ पे इसको अगर मैं डाल दूं वैल्यूज, 3 पावर log हाफ इज इक्वल टू 2 पावर log 1/3, टेकिंग log on both sides, so log half into log 3 is equal to log 1/3 into log 2, log हाफ हो जाएगा माइनस log 2 माइनस log 2, log 3 is equal to माइनस log 3 log 2, मतलब मैंने जो नंबर लिए हैं वो इसी इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं, ऊपर को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं। x की वैल्यू हाफ और y की वैल्यू 1/3, यहाँ पे क्या पूछा है, x पूछा है सिर्फ, x की वैल्यू हाफ, थर्ड इज ऑप्शन। सॉल्व करना चाहेंगे तो सॉल्व बहुत लंबा होगा सर, पहले दोनों साइड लॉग लीजिए, ठीक है, फिर log जो 2x है इसको log 2 प्लस log x कीजिए, log 3 का log 3 प्लस log y कीजिए, वहां से क्योंकि x वैल्यू पूछा है तो log y निकालो, और log y को इस दूसरी इक्वेशन में log लेकर फिर log y की जगह डालो, कुछ कैंसिलेशन करके फिर आंसर आएगा। थोड़ा लंबा प्रोसेस है, ये थोड़ा आसान है, MCQ है तो जल्दी आंसर पहुंचना, इसलिए मैं फटाफट से यहाँ पे आपको ले आया। ओके 24th क्वेश्चन कह रहा है क्या, द प्राइस सेटिंग रिलेशन डिटरमाइंस द रियल वेज पेड बाय फर्म्स डिपेंडिंग ऑन द टेक्नोलॉजी ऑफ लेवल टेक्नोलॉजी ए एंड मार्कअप एम। ये बहुत बढ़िया, देखो मेरे को अक्सर पढ़ाते हुए ये दिक्कत रहती है कि वो म्यू और यू में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो यहाँ पे उसने मार्कअप को एम बोल दिया, मैं अक्सर क्लास में बोलता हूँ मार्कअप को एम बोल दो ना भाई, म्यू बोलना क्यों जरूरी है, वहां पे बुक में मार्कअप को म्यू बोल दिया, अनएम्प्लॉयमेंट को यू बोल दिया, और बच्चा बाद में लिखते समय थोड़ी लापरवाही से लिख दे, बाद में कहता है सर ये तो यू और म्यू में मैं कंफ्यूज हो गया कि ये म्यू है कि यू है, तो मार्कअप को एम बोल देना चाहिए। इसने बहुत अच्छा करा, मार्कअप को एम बोल दिया, आई लाइक इट, ठीक है। ओके लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी है ए एंड मार्कअप है एम, और ये रियल वेजेस, ये प्राइस सेटिंग रिलेशन हो गया।
W बाई पी इज इक्वल टू ए बाई वन प्लस एम, वहाँ वन बाई वन प्लस म्यू था, यहाँ पे ए लेवल टेक्नोलॉजी को यूज कर ले, इतना ही फर्क है, ए बाई वन प्लस एम। ये क्या हो गया, प्राइस सेटिंग रिलेशन। अंडर द वेज सेटिंग रिलेशन, वेज सेटिंग दे रखा है आपको, W बाई पी इज इक्वल टू ए इंटू वन माइनस यू, यू यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट है, तो द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन अनएम्प्लॉयमेंट, तो पहले निकाल लेते हैं। फॉर इक्विलिब्रियम क्या होगा, रियल वेज फ्रॉम वेज सेटिंग एंड रियल वेज फ्रॉम प्राइस सेटिंग इक्वल होंगे, ए बाई वन प्लस एम इज इक्वल टू ए टाइम्स वन माइनस यू, ए से कैंसिल, वन बाय वन प्लस एम इज इक्वल टू वन माइनस यू, ए तो वैसे ही खत्म हो गया सर, यू के आंसर में ये तो आने ही नहीं वाला, तो उसने पूछा है द इफेक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन अनएम्प्लॉयमेंट, जीरो है, कुछ इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा क्योंकि आंसर में यू, अब ए तो खत्म हो चुका है, यू इज वन माइनस वन बाय वन प्लस एम, सो इट इज एम बाय वन प्लस एम, तो यू डिपेंड्स ओनली ऑन मार्कअप, इट हैज नो इफेक्ट व्हाटसोएवर, the level of technology has no effect whatsoever on unemployment, कुछ भी फर्क अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर पड़ता नहीं है लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी का, इसलिए हमारा आंसर यहाँ पे है 0। ठीक है जी, समझ गए बात को। अब क्वेश्चन 25 देखिए सर, 25 में क्या कह रहा है, योर बजट इज सच दैट इफ यू स्पेंड योर एंटायर इनकम यू कैन अफोर्ड ईदर 4 यूनिट्स ऑफ गुड एक्स एंड 6 ऑफ गुड वाई और 12 ऑफ गुड एक्स एंड 2 ऑफ गुड वाई, व्हाट इज द रेशियो ऑफ प्राइस ऑफ एक्स टू प्राइस ऑफ, अरे भैया नंबर वैसे बांट देना चाहिए ना भाई, ठीक है नंबर दे, ऐसा कह दो कि 4 क्वेश्चन हम फ्री में दे रहे हैं, नंबर बांट रहे हैं, ले लो, ये क्या तरीका हुआ भाई। देखो आप कह रहे हो 4-6 बंडल लेने पे भी सारा पैसा खर्च हो जाता है और 12-2 लेने पे भी सारा पैसा खर्च हो जाता है, तो बताओ प्राइस रेशियो क्या है, दोनों की इक्विटी तो करना है। 4p1 px बोल रहा है, 4px प्लस 6py इज 12px प्लस 2py, py इधर px इधर, 4py इज इक्वल टू 8px, बस यहाँ ये ध्यान रखना px बाय py पूछ रहा है कि py बाय px पूछ रहा है, इसमें गलती मत कर देना, पूछ रहा है प्राइस रेशियो ऑफ x टू प्राइस रेशियो ऑफ y, px बाय py, तो 4 बाय 8 इज px बाय py, दैट मीन्स px बाय py इज 1/2, 1/2। इससे आसान क्या होगा सर, और इसमें बताने के लिए मेरा है क्या। अच्छा जी 26 में कह रहा है लेट ए इज 1113, a4 4a क्यूब 2a स्क्वायर a, 12th क्लास का क्वेश्चन है सर ये, 12th क्लास की मैट्रिक्स में बच्चे ऐसा क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, बस यहाँ पे a4 a क्यूब a स्क्वायर निकालना है, a है 1113 और इनइक्वालिटी इस इक्वेशन में डाल के चेक कर लेना आंसर क्या आ रहा है 1113, मतलब ठीक है, मतलब ऐसा आसान क्वेश्चन 1113। ठीक है, तो a स्क्वायर क्या होगा सर 1113 इंटू 1113, यानी फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम 2, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 3 + 1 4, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 3 + 1 4 और 9 + 1 10, ये a स्क्वायर आ गया सर। a क्यूब निकालना तो a क्यूब क्या होगा, a क्यूब होगा a स्क्वायर इंटू a, 1113 इंटू 2 4 4 10, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 4 + 2 6, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 10 + 4 14, 12 + 2 14, 30 + 4 34। ठीक है, what is a power 4, a power 4 is a square into a square, 1 2 4 4 10 multiplied by 2 4, a into a क्यूब भी कर सकते थे, मेरे को कोई इसमें एतराज नहीं है। फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम 16 + 2 18, फर्स्ट रो इंटू सेकंड कॉलम 40 + 8 48, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 40 + 8 48 और ये सेकंड रो सेकंड कॉलम 100 + 16 116। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, व्हाट डू आई नीड, आई नीड a4 - 4a क्यूब प्लस 2a स्क्वायर प्लस a, a4 - 4a क्यूब प्लस 2a स्क्वायर प्लस a, तो सर a4 की तो डाल दो वैल्यू, क्या वैल्यू 18 48 48 116 माइनस 4a क्यूब, a क्यूब को 4 से मल्टीप्लाई कर दो 24 56 56 और 34 4 से कितना होगा 120 एंड 16 136 प्लस 2a स्क्वायर, a स्क्वायर तो यही है ना, 2a स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर 2a स्क्वायर हो जाएगा 4 8 8 20
और प्लस ए इज 1113। तो सर देखिए ओहो, ये एक सेकंड ये सब तो कट रहे हैं, एक नहीं कट रहा, मतलब यहाँ गड़बड़ करी हमने। ये आपका दोबारा चेक कर लो, ये 16 + 4 20 है सर, 20 है ये, सॉरी 20 है ये। मैंने कहा सब कट रहे हैं एक को छोड़कर, कुछ गड़बड़ हुई है। तो 20 + 4 24 और ये -24 गया। 48 + 8 56 -56 गया। 48 + 8 56 -56 गया। 116 + 20 136 136 गया। ये कैंसिल हो गया, बच गया सिर्फ ए, बच गया कौन? 1113, यानी कि ए। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज ए, थर्ड आंसर इज करेक्ट आंसर ए। ओके, 27th क्वेश्चन वहां से शुरू है। ये पहले भी किया था हमने ऐसा क्वेश्चन, है ना, वही डेटा वही है, बस दोबारा आ रहा है हमारे सामने। दिस सिनेरियो अपीयर्स इन मल्टीपल क्वेश्चंस। मैंने बताया था ऐसे क्वेश्चन हमने बुकलेट में बहुत सारे करा रखे हैं आपको, ठीक है। और ये मल्टी कोलिनियरिटी के अंदर टॉपिक हमने पढ़ाया हुआ, वहाँ पे ऐसे क्वेश्चन करवाए हुए हैं। प्राइस ऑफ फ्लैट जो है डिपेंड कर रहा है नंबर ऑफ बेडरूम्स पर, नंबर ऑफ बाथरूम्स पर, हाउस साइज पर और प्लॉट साइज पर। ए क्या है? एज यानी कितना पुराना है, और क्वालिटी पर, पीसी कंडीशन कैसी है घर की। आर द कोफिशिएंट्स ऑफ बीए एंड पीसी स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट एट 5% लेवल। जो फिगर्स हैं पैरेंथेसिस में वो टी वैल्यूज हैं। देखिए मैं पहले यहाँ पे पैरामीटर्स को नाम दे देता हूँ। सपोज ये मॉडल है पी इज इक्वल टू β0 प्लस β1 BD प्लस β2 BA प्लस β3 HS प्लस β4 PS प्लस β5 A प्लस β6 PC। ठीक है, और मुझको चेक करना है किसको? BA को। आई नीड टू चेक, कलर चेंज कर लेते हैं सर। आई नीड टू चेक BA, आई नीड टू चेक PC का है ये रहा। इन दो को टी टेस्टिंग करनी है, ठीक है। अब जब मैं पहले BA की बात करता हूँ ना सर, तो आप जानते हैं कि जब हम BA है नंबर ऑफ बाथ्स, जिस घर में ज़्यादा बाथरूम होंगे उस घर का प्राइस कैसा होना चाहिए? ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है। तो मैं यहाँ पर जब H0 लूँगा आपका β2 इज 0 और H1 लूँगा β2 इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। पॉजिटिव रिलेशन, अपर टेल टेस्ट बन रहा है ये। अब यहाँ पे देखिए मेरे पास P वैल्यूज नहीं है, मगर ये पता है कि 107 घर हैं, 107 इज द सैंपल साइज। और आप जानते हैं जब मेरा सैंपल साइज 30 या 30 से बड़ा होता है, चलिए 40 मान लीजिए, 40 या 40 से बड़ा होता है फॉर दैट मैटर, वैसे 30 के बाद कन्वर्जेंस हो जाती है ऑलमोस्ट। तो टी टेबल और जेड टेबल एक दूसरे को कन्वर्ज कर जाते हैं, दे आर ऑलमोस्ट सेम। तो जो जेड वैल्यूज होंगी वही टी वैल्यूज होंगी व्हेन सैंपल साइज इज मोर देन 40 फॉर दैट मैटर। हम जनरली 30 लेते हैं, कुछ बच्चे कुछ जगह पे 40 पढ़ते हैं, कहते हैं 40 ले लो चलो, लेकिन हम ऐसा बोल देते हैं 30 के बाद बहुत डिफरेंस रहता नहीं, एरर बहुत कम हो जाता है, और 40 के बाद तो बहुत ज़्यादा नेग्लिजिबल है। यहाँ तो 107 है सैंपल साइज, तो मैं टी की जगह जेड वैल्यूज ले सकता हूँ। तो मैं टेस्ट स्टैटिस्टिक निकालता हूँ, क्या है यहाँ पे टेस्ट स्टैटिस्टिक, मैं जेड ही ले लेता हूँ यहाँ पे। तो वो है मेरे पास यहाँ पर, या चलिए मैं टी ले लेता हूँ, जेड टेक्निकली सही नहीं क्योंकि मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास यहाँ पर स्टैंडर्ड एरर नहीं है पॉपुलेशन का। तो टी विल बी 23.4 डिवाइड बाय 10.76। कैलकुलेटर तो मैं यूज नहीं करूंगा, मैं आपको एक आइडिया दूंगा। 11 2 क्या होता है? 22। 10.76 जो है वो 11 से 10.76 11 से छोटा ही है, इसका डबल भी कर दूंगा तो 11 भी कर दूंगा तो 22 से छोटा ही आएगा, तो ऊपर तो 23.4 है, तो यानी 2 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 2 पॉइंट समथिंग। ठीक है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमको जेड वैल्यूज याद होती हैं। और 5% बोला, एट 5% जेड अल्फा यूज करेंगे ना सर, सिंगल टेल यूज करेंगे, एट 5% जेड अल्फा, टी अल्फा वैल्यू वही होगी क्योंकि हम कह रहे हैं कि कन्वर्जेंस हो चुकी है। तो जेड अल्फा की वैल्यू क्या होगी? 5%। मैंने बोला हुआ आपको वैल्यूज याद रखनी है, 10% पे, 5% पे, 2% पे, 1% पे। 5% वैल्यू होती है 1.645,
तो टेस्ट स्टेटिस्टिक जो आपका आ रहा है, टेस्ट स्टेटिस्टिक इज ग्रेटर देन क्रिटिकल वैल्यू, तो रिजेक्ट एच नॉट। एच नॉट को आपको रिजेक्ट करना है, ठीक है। यानी ये तो बी ए तो सिग्निफिकेंट है, बी ए सिग्निफिकेंट है। अब पीसी की बात करते हैं। पीसी कंडीशन है, पीसी घर की कंडीशन है सर। अब कंडीशन ये है सर कि अगर आप घर अच्छी कंडीशन में रखेंगे, पीसी की वैल्यू अगर 1 होगी तो घर पुअर कंडीशन में प्राइस कम मिलेगा। पीसी की वैल्यू 0 होगी तो घर गुड कंडीशन में प्राइस आपको ज्यादा मिलेगा, ठीक है। तो यहां पर अगर आप देखें एच नॉट क्या बनेगा पीसी के लिए, बीटा कौन सा लिया हमने यहाँ पे, फिर से इसमें ये बड़ी समस्या है भाई। बीटा 6 है, एच नॉट क्या लिया हमने, बीटा 6 0, और H1 क्या लेंगे, बीटा 6 लेस देन 0, क्योंकि जब घर की कंडीशन पुअर होगी तो प्राइस कम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर टी वैल्यू क्या आएगी इसकी, या आप कह लीजिए टेस्ट स्टैटिस्टिक, क्योंकि मैं बेसिकली यहाँ पर यूज तो Z से कर रहा हूँ, इसलिए हम लिख देंगे यहाँ पर, खैर लिखना तो है नहीं कुछ, बस आपको समझाने के लिए। 35.6 बाय 10.5 सर, ये तो 3 के आसपास जा रहा है। 11 3 30, अगर 10.5 को 11 करो तो भी 3 पॉइंट समथिंग आता है। तो टेस्ट स्टैटिस्टिक तो 3 पॉइंट समथिंग आ रहा है सर यहाँ पे, 3 पॉइंट समथिंग। और क्रिटिकल वैल्यू तो वही आ रही है जो पहले थी, क्योंकि सिंगल टेल है तो हम जेड अल्फा ही लेंगे। क्रिटिकल वैल्यू तो वही जो पहले ही थी वही लेनी पड़ेगी आपको, क्या थी 1.645। तो जेड टेस्ट स्टैटिस्टिक इज ग्रेटर देन क्रिटिकल वैल्यू, so therefore we have to reject H naught, therefore reject H naught मतलब ये भी स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है, तो आपका BA भी सिग्निफिकेंट है, PC भी सिग्निफिकेंट है, द कोफिशिएंट BA इज सिग्निफिकेंट, बोथ आर सिग्निफिकेंट, ऑप्शन 1 बोथ आर सिग्निफिकेंट, ठीक है। समझ गए, मुश्किल काम तो नहीं है, ठीक है। हाँ ये देखिए बड़े क्लियरली, अगर यहाँ पे आपसे गलती हो गई और आपने सिंगल टेल को 2 टेल ले लिया तो भी आप सेफ हो, तो भी आपका आंसर गलत नहीं आएगा, क्योंकि 2 टेल ले लिया तो आप जेड अल्फा बाय 2 ले लोगे 1.96, तो भी आप सही आंसर निकाल रहे होगे, ठीक है। मगर सर यहाँ इस क्वेश्चन में, ठीक है, अगर क्वेश्चन की वैल्यू ये वाली जो वैल्यू है 2 पॉइंट समथिंग की जगह सपोज 1.79 1.8 के आसपास कुछ आ रही होती तो सर गड़बड़ हो जाती ना। तो टेल को ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है सर, अगर आपने टेल गलत डिसाइड कर लिया तो गड़बड़ है फिर तो ये बात ध्यान रखिएगा, टेल गलत नहीं डिसाइड करनी है। अब कह रहा है कंसिडर अ स्मॉल ओपन इकोनॉमी इफ देयर इज अ पॉजिटिव प्रोडक्टिविटी शॉक इन द कंट्री, हाउ विल द डोमेस्टिक कैपिटल बी अफेक्टेड। पॉजिटिव प्रोडक्टिविटी शॉक मतलब कोई नई टेक्नोलॉजी आपके हाथ लग गई जिससे आपका प्रोडक्शन तेजी से बढ़ गया। सर जब आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो क्या होगा, अगर प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो उससे इनकम बढ़ेगी, ठीक है। तो जब और या ऐसा कह लीजिए प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो प्राइसेस जो हैं वो फॉल करेंगे, ऐसे करें तो इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी आउटपुट बढ़ेगा, इसका मतलब से राइटवर्ड शिफ्ट इन एग्रीगेट सप्लाई। एडी एएस के डायग्राम में ये एडी है, ये एएस है, एएस राइट शिफ्ट होगी तो प्राइसेस क्या करेंगे सर, फॉल करेंगे। दैट मीन्स फॉल इन डोमेस्टिक प्राइस। मैं अपनी हैंड राइटिंग के लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ, यहाँ पे तो और भी खराब हो जाती है इस पे, तो वैसे भी शुरू से कोई खास अच्छी नहीं रही, हाँ ठीक है, मगर मैंने उस पर ध्यान भी कभी खास नहीं दिया, आई एडमिट। फॉल इन डोमेस्टिक प्राइस, डोमेस्टिक प्राइस फॉल कर जाता है। डोमेस्टिक प्राइस फॉल करने से क्या होता है, आपके गुड्स सस्ते हो जाते हैं, आपके एक्सपोर्ट्स बढ़ते हैं। इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स, जो आपसे गुड्स लेंगे बदले में क्या देंगे आपको, आप वो फॉरेन करेंसी देंगे, तो कैपिटल इनफ्लो होगा, यानी कैपिटल इनफ्लो आएगा, तो नेट कैपिटल इनफ्लो आएगा आपके पास यहाँ पे, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है जी। ओके 29th, function f and g r to r are defined as f is 0 if x is rational, x if x is irrational, g is 0 if x is irrational, and it is x if x is rational. Then f minus g of x is
surjective not injective, injective not surjective, bijective, injective और surjective. सर आपको याद होगा 1 on 2 फंक्शन याद है, भूल गए? ऑन टू क्या बोलते हैं फंक्शन को? अगर हमारे पास हर इमेज की कोई एटलीस्ट वन प्री इमेज है तो उसको हम फंक्शन को क्या बोलते हैं? ऑन टू. और अगर कोई एक आध इमेज ऐसी उसकी प्री इमेज ना उसको बोलते हैं इन टू. और 1 भी हो ऑन टू भी उसको बोलते हैं बाइजेक्टिव. ठीक है, खाली ऑन टू है तो उसको बोलते हैं क्या? सर्जेक्टिव. और 1 इंटू आ जाए तो इंजेक्टिव बोल देते हैं. ये सब बातें ध्यान होगी आपको, फंक्शन से पढ़ी आपने मेरे साथ. तो एफ एक्स है, एफ इज जीरो व्हेन एक्स इज रैशनल, एक्स व्हेन एक्स इज इरैशनल. एफ क्या है? जीरो if x is rational and x if x is irrational. और g उसका उल्टा है. g is x if x is rational, 0 if x is irrational. तो what is f minus g? This is 0 minus x if x is rational, and x minus 0 means x if x is irrational. तो पूछ रहा है कि ये फंक्शन 1 on 2 है या नहीं. देखिए अब क्या है कि आपने क्योंकि रैशनल इरैशनल सब कवर कर लिए यहाँ पर, तो ये जो आपकी इमेजेस हैं ये किसी ना किसी फंक्शन वैल्यू से रिलेटेड हैं. अगर आपकी वैल्यू 1 है तो उसकी भी आपके पास इमेज है, -1 है तो उसकी इमेज है, या इमेज अगर 1 है तो उसकी भी प्री इमेज जरूर है. और अगर आपकी इमेज कोई इरैशनल नंबर है जैसे 1.01, 001, 0001, 0000001, 0000001, ऐसे चलते जाएंगे. इरैशनल नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, तो वो भी इसी नंबर से रिलेटेड है. ठीक है ना. तो मतलब कहने का ये है कि हर इमेज की कोई ना कोई प्री इमेज है. एवरी इमेज हैज एटलीस्ट वन प्री इमेज. पहले मैं एटलीस्ट 1 बोल देता हूँ, तो मतलब फंक्शन ऑन टू है. ठीक है. दूसरी बात मैं ये बोलता हूँ आपको कि x रिलेटेड है किसके साथ? रैशनल के साथ, इरैशनल के साथ. और -x रिलेटेड है किसके साथ? रैशनल के साथ. मतलब 1 की इमेज क्या होगी? अगर आपके पास x है 1 तो उसकी इमेज होगी -1. अगर x है 1.1 उसकी इमेज होगी -1.1. अगर x है 1.2 उसकी इमेज होगी -1.2. 1.2 -1.2 इमेज सिर्फ 1.2 की ही होगी. -5 इमेज सिर्फ 5 की ही होगी. यानी एक यूनिक रिलेशनशिप है. ठीक है. और जो ये x है, जैसे मैंने बोला 1.01, 001, 0001, 000001, सो ऑन सो फोर्थ, ये इसी नंबर की, खुद के ही नंबर की इमेज है. तो इसका भी रिलेशन कैसा है? यूनिक है. ठीक है. तो यानी ये ऑन टू फंक्शन मैंने बताया अभी आपको, क्योंकि हर इमेज किसी ना किसी प्री इमेज से कनेक्टेड है और यूनिकली कनेक्टेड है. कैसे कनेक्टेड है? यूनिकली. इसलिए कैसा फंक्शन है ये? 1 1 एंड ऑन टू, 1 एंड ऑन टू. यानी क्या है ये? बाइजेक्शन. फिर से रिपीट करता हूं सर. देखिए जो भी ये वैल्यूज आ रही हैं f माइनस जी की जो वैल्यूज आ रही हैं किसी ना किसी नंबर से तो कनेक्टेड है. -x अगर आप देखते हैं तो वो रैशनल नंबर से कनेक्टेड है. x देखते हैं तो इरैशनल से कनेक्टेड है. तो कोई भी ऐसा नंबर नहीं जिसका कनेक्शन ना हो x के साथ, तो ऑन टू फंक्शन है. और फिर मैं बोलता हूँ कि -x का कनेक्शन किससे है? रैशनल के साथ. -x नंबर सोचो, कोई भी रैशनल नंबर सोचो, कोई भी जो आपको सोचना है. सपोज आप बोलते हैं 2.75. ठीक है, रैशनल नंबर है. तो 2.75 अगर मेरा x है तो उसकी इमेज क्या होगी? -2.75. अब मैं सोचता हूँ -2.75 क्या किसी और नंबर की इमेज हो सकती है? नहीं, क्योंकि -2.75 इमेज किसकी है? 2.75 की. जैसे ही आप उसको 2.76 करोगे उसकी इमेज भी -2.76 चेंज हो जाएगी. यानी 1 for 1 रिलेशनशिप है दोनों में. ठीक है. तो ऑन टू है पहली बात, और दूसरी बात 1 1 है. तो 1 1 ऑन टू को क्या बोलते हैं? बाइजेक्शन बोलते हैं. सोचने का सवाल है, मतलब कैलकुलेशन तो कुछ खास नहीं है इसके अंदर, सिर्फ सोचना है. बाइजेक्टिव फंक्शन है सर. ओके, राइट. लेट, ये जो सिंबल है नॉर्म का होता है. मैग्नीट्यूड की बात करें, नॉर्म n एंड नॉर्म m भी नॉर्म्स ऑन Rn एंड Rm. लीनियर अलजेब्रा वेक्टर्स की हम नॉर्म निकालते हैं.
let L be the space of linear transformations from Rn to Rm, then neither norm n nor star norm double star is norm on L. अच्छा ये सब देखिए, ये जो आपके पास लास्ट रिजल्ट है बेसिकली ये एक प्रॉपर्टी है नॉर्म्स की, एक प्रॉपर्टी है नॉर्म्स की, ठीक है। तो अगर ये प्रॉपर्टी आपको पता है तो इजीली फिर आप इसको लिख सकते हैं, और प्रॉपर्टी नहीं पता है तो फिर ये क्वेश्चन आप छोड़ देंगे, आपको नहीं आएगा। प्रॉपर्टी मैं आपके लिए लिख देता हूं यहां पर, देखिए प्रॉपर्टी में लिख देता हूं आपके लिए यहां पे, T such that V to W is कुछ वेक्टर ले लीजिए, फॉर वेक्टर्स V1 V2 in V is a linear transformation if we have T AV plus BW is equal to A TV प्लस बी टी डब्ल्यू, ठीक है। या सॉरी, मैंने ऊपर तो V1 V2 लिए हैं तो वही लेने चाहिए मुझे, V1 V2 A T V1 B T V2, ठीक है। A B आर स्केलर्स, A एंड B आर स्केलर्स, ठीक है जी बात। ये तो डेफिनेशन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की। अब हम यहां पे बात करते हैं नॉर्म ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, जो प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूं मैं, नॉर्म ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। नॉर्म क्या होगी सर, देखिए, लेट V एंड W बी टू नॉर्म्ड vector spaces and let T V to W be a linear transformation, जैसे मैंने ऊपर अभी डिफाइन किया, ये क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है। देन the induced norm operator, induced norm operator of T is defined as norm T is supremum of norm TV for all, ये V small है, for all V belongs to V and norm of V is less than equal to 1। तो ये प्रॉपर्टी है सर जो हम लीनियर अलजेब्रा में पढ़ते हैं, ठीक है। तो अगर आपको प्रॉपर्टी ये याद होगी तो आप इसको डायरेक्टली मार्क कर देंगे, और याद नहीं होगी तो फिर ये क्वेश्चन मिस हो जाएगा आपका, ठीक है जी। तो ये प्रॉपर्टी के बेस पे क्वेश्चन था, मैं तो पहले आंसर मार्क कर दिया था आपके लिए। 31 पे चलते हैं, जरा देखिए। 31 कह रहा है ट्रेडर 1 इज एंडोर्ड विद 100 लेफ्ट शूज, पीछे भी करा है, 2 बार क्वेश्चन करा है पीछे हमने। ट्रेडर 2 is endowed with 99 identical right shoes. Each trader's utilities from allocation of her shoes is equal to number of complete pair of shoes. Trader 1 and 2 trade shoes in competitive markets and arrive at a competitive equilibrium. Assume that shoes are indefinitely divisible. The equilibrium price of left shoe divided by equilibrium price of right shoe is, मैंने बताया था आपको कि ट्रेडर 1 के पास यूटिलिटी बंडल है कितना, 100,0, और अगर आप उसको 1,0 भी कर दें तो उसको फर्क नहीं पड़ता है, ट्रेडर 1 को कोई भी 100,0 1,0 उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। मगर जो ट्रेडर 2 है जिसके पास है 0,99, उसको अगर मिल जाए 99,99 तो सर्टेन 99,99 को वो प्रेफर करेगा, ठीक है ना। तो इस ट्रांजैक्शन में क्योंकि ट्रेडर 1 को कोई नुकसान हो ही नहीं रहा है, वो तो एज इट इज, जिससे आप गुड्स ले रहे हैं उसको तो वो तो दोनों बंडल में इंडिफरेंट है, तो उसके लिए कोई प्राइस वो चार्ज कर भी नहीं रहा है क्योंकि वो इंडिफरेंट है दोनों में। 100,0 1,0 में ट्रेडर 1 को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इसलिए इस इक्विलिब्रियम में आने पर उसको कोई नुकसान नहीं हो रहा है। तो यानी प्राइस ऑफ लेफ्ट शूज, जो लेफ्ट शूज वो दे रहा है उस पर कुछ लेगा नहीं, तो प्राइस ऑफ लेफ्ट शू क्या है, PL is 0।
प्राइस ऑफ डेट इज 0, तो PL बाय PR क्या होगा 0, फोर्थ 0, क्योंकि PL इज 0, उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, जो दे रहा है उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा कुछ भी, तो इसलिए ये आंसर क्या आएगा 0 रहेगा। ओके, बेसिक क्वेश्चन है, मतलब इसमें कुछ ऐसा नहीं है, बस आपको पुराने अगर सॉल्यूशन याद है तो उसी इंट्यूशन पे बेस्ड है। राइट, 32nd क्वेश्चन, द डेटा फ्रॉम अ रैंडम सैंपल ऑफ 107 होम सेल्स इन 2003 yielded द रिग्रेशन। ठीक है, वही क्वेश्चन है, सब कुछ तो वही है। व्हाट इज द लॉस इन द वैल्यू ऑफ होम ओनर इफ होम ओनर अलाउज हिज हाउस टू गेट इनटू पुअर कंडीशन? अगर पुअर कंडीशन में चला जाएगा तो क्या लॉस होगा? सर ये लॉस है ना पुअर कंडीशन का, -35.6, तो और प्राइस 1000 रुपीज में, तो -35.6 इंटू 1000, यानी 35,600 का लॉस होगा उसको। लॉस इन द हाउस वैल्यू इज 35,600। जीरो पे तो ये वैल्यू, अगर पीसी 0 है यानी हाउस गुड कंडीशन में, तो पूरा वेरिएबल 0 हो जाएगा ये वाला, तो खत्म। लेकिन पीसी 1 हो गया यानी हाउस पुअर कंडीशन में, तो प्राइस में से इतना माइनस हो जाएगा, और क्योंकि प्राइस 1000 रुपीज में, तो जो भी नंबर आएगा इसको इंटू 1000 करना पड़ेगा। 35,600 रुपए का नुकसान है, 35,600 का नुकसान हो रहा है। 35,600 ऑप्शन नंबर 2 फ्री के नंबर है। अच्छा जी, सपोज दैट द मार्कअप ओवर कॉस्ट इज 20% फॉर अ रिप्रेजेंटेटिव फर्म इन एन इकोनॉमी विद लेबर बीइंग सिंगल फैक्टर, वे सेटिंग इज दिस, देन द नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो प्राइस सेटिंग क्या है सर? प्राइस सेटिंग में बोल चुका ना अभी थोड़ी पहले, 1/1 प्लस म्यू होता है। मैं बोल रहा था मुझे म्यू नहीं पसंद, एम पसंद है, लेकिन चलिए म्यू ले लेते हैं। 1/म्यू 20% तो 1.2, और वेज सेटिंग क्या होगा? वेज सेटिंग को W/P इज इक्वल टू 1 माइनस यू, क्योंकि आपको गिवन है ये, तो यानी 1 माइनस यू इज 1/1.2, तो यहाँ से यू जो निकलता है उसको बोलते हैं क्या? नेचुरल रेट। जो अनएम्प्लॉयमेंट विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्राइस सेटिंग एंड वेज सेटिंग इज नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, पढ़ा है आपने लेबर चैप्टर के अंदर। 1 माइनस 1/1.2 इज इक्वल टू यू, तो यू क्या है? जिसको UN भी कह सकते हैं। 0.2/1.2, 2/12, 1/6। आंसर परसेंटेज में है तो जो भी आएगा उसको इंटू 100 कर देंगे, 0.1666, तो लगभग 17% आ रहा है, 17% अप्रोक्सीमेटली। फोर्थ ऑप्शन फ्री के नंबर है सर। अच्छा, you have a Bernoulli distribution, you have a single draw from a Bernoulli distribution, the maximum likely estimate of probability of success P is। देखिए ये बात आप जानते हैं कि Bernoulli distribution is a special case of binomial distribution। Bernoulli is a special case of binomial when n is equal to 1। सिंगल ड्रॉ की बात हो रही ना, जब n 1 होता है तो वो होता है Bernoulli distribution। n जैसी 1 से कुछ भी ज्यादा होगा, 2, 3, 4, तो बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन है। Bernoulli is a special case when n is equal to 1। तो अब मुझे बताना है मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेट ऑफ P, MLE बताना है। तो मैं पहले फंक्शन ले लेता हूँ, PDF क्या है मेरे पास, Px क्या है सर? Px होगा P पावर x इंटू 1 माइनस P पावर 1 माइनस x, ठीक है। तो इसका हम अगर लॉग लें दोनों से, क्योंकि मुझे मालूम करना है कि एस्टिमेट निकाला है MLE से, तो हम लॉग लेते हैं फिर डेरिवेटिव निकालते हैं MLE में, ऐसे ही करते हैं। तो होगा x log P प्लस 1 माइनस x log 1 माइनस P, तो यानी डेरिवेटिव ऑफ log Px अपॉन dP इज x बाई P प्लस 1 माइनस x अपॉन 1 माइनस P इंटू -1, इसको पुट करेंगे 0, x बाई P इज इक्वल टू 1 माइनस x अपॉन 1 माइनस P, क्रॉस कर लीजिए मल्टीप्लाई, x माइनस Px इज इक्वल टू P माइनस Px, Px कैंसिल, तो P इज इक्वल टू x, तो दैट मीन्स MLE ऑफ P दैट इज P कैप इज x, और x क्या है? नंबर ऑफ सक्सेस। जब आपने एक ही बार अगर आपने ड्रॉ किया है, एक ही बार ड्रॉ किया, सक्सेस कितनी आएंगी? या तो 0 या 1। P कैप x इक्वल आ गया, x क्या नंबर ऑफ सक्सेस। अगर आपने एक ही ड्रॉ लिया है सर, तो सक्सेस कितनी आएंगी? या तो ज्यादा एक सक्सेस या 0 सक्सेस। तो P की वैल्यू भी क्या होगी? या तो 0 या फिर 1। x 0 होगा तो P 0, x 1 होगा तो P 1, ईदर 0 और 1। फोर्थ इज द आंसर, ठीक है। 35 देखिए सर, डेटा फ्रॉम अ रैंडम सैंपल ऑफ 107 होम सेल्स इन 2003 yielded द रिग्रेशन, सेम वही नंबर वापस आ रहे हैं। इफ होम ओनर कन्वर्ट्स अ बेडरूम इनटू अ बाथरूम, एक बेडरूम को उसने बाथरूम में कन्वर्ट कर दिया,
तो माइनस, तो उसका प्राइस में क्या चेंज होगा, -0.485, ये तो वैल्यू जाएगी, बेडरूम जा रहा है, बाथरूम बढ़ रहा है तो प्लस 23.4, ये वैल्यू बढ़ेगी, बाथरूम बढ़ रहा है तो, ठीक है, इनटू 1000 क्योंकि प्राइस 1000 में है। तो सर 51922.915 इंटू 1000 यानी 22,915, ऑप्शन ही नहीं है, ये रहा फोर्थ ऑप्शन है 22,915। फिर से देख लीजिए सर, क्योंकि एक आपने बेडरूम घटाया है, एक बेडरूम घटाया है तो ये वैल्यू माइनस होगी, और एक बाथरूम बढ़ाया तो ये वैल्यू प्लस होगी, और प्राइस क्योंकि 1000 रुपीज में तो जो भी रिजल्ट आएगा माइनस प्लस करके इंटू 1000, ठीक है। एक बेडरूम घटने पर इतनी वैल्यू हट जाएगी प्राइस में से 0.485, एक बाथरूम बढ़ने पर 23.5 1000 रुपीज वैल्यू बढ़ जाएगी, तो डिफरेंस जो है वो आपका आंसर है 22,915, ऑप्शन नंबर 4 सही है ना। हाँ सही है। क्या सही आंसर नीचे देने का फायदा तो है, हम यहाँ मिला लेते हैं यहाँ पे, लेकिन हम मिला रहे हैं सर, एग्जाम में आपको नहीं आंसर, ये मत सोचना कि पेपर ऐसे ही आता है। कुछ बच्चे सोचेंगे और क्वेश्चन पेपर तो बड़ा बढ़िया आता है भाई, आंसर नीचे लिखे होते हैं, फिर करना क्या हमारे को, वहां नहीं लिखे होंगे भाई साहब, यहीं लिखे, ठीक है। ये आनंद सिर्फ हमारे लिए है, एग्जामिनेशन हॉल में इस आनंद की प्राप्ति आपको नहीं हो पाएगी, ठीक है जी। तो अब मैंने आज के इस क्लास में अभी पिछला लेक्चर भी किया था, अभी अब ये एक लेक्चर किया, एक साथ बहुत बड़ा लेक्चर बनता है, बच्चे भी परेशान होते हैं सर इतना बड़ा लेक्चर एक बार हम मिस कर जाते हैं, देख नहीं पाते हैं, कोशिश करता हूँ छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दूं। वैसे अब तक मैं सब्जेक्टिवली कर रहा था, जैसे सब्जेक्ट वाइज कर रहा था, जैसे माइक्रो के अलग, मैक्रो के अलग, मैथ्स के अलग, स्टैट्स के अलग, इकोनोमेट्रिक्स के अलग, मगर अब तो इसमें सब खिचड़ी पकी हुई है, एक क्वेश्चन माइक्रो का, अगला मैथ्स का, फिर स्टैट्स का, मिक्स करके दे रखे हैं, तो वो तो हम नहीं कर पाए यहाँ पर अब। लेकिन हाँ, हमने ये कर दिया कि पहले 16 क्वेश्चन रिकॉर्ड कर दिए आपके लिए, अब फिर 17 से 35 तक कर दिए, बाकी 15 क्वेश्चन फिर नेक्स्ट लेक्चर में रिकॉर्ड कर देंगे, 3 पार्ट्स में आप इसको कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये मैंने आपके सामने सॉल्यूशन रखे हैं, होपफुली बात आप समझ गए। कोई क्वेरी आपकी हो जो अनआंसर्ड रह गई हो, आपके मन में आंसर सुनते समय अगर कोई बात आई है कि जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं, तो मेरा ये नंबर आप यहाँ देख पा रहे हैं, आप व्हाट्सएप कीजिएगा प्लीज़, कॉल नहीं कीजिएगा, कॉल अक्सर मैं मिस कर जाता हूँ, नहीं उठा पाता हूँ, व्हाट्सएप कीजिएगा, रिवर्ट कर दूंगा, ठीक है। और जैसे मैंने पहले भी आपको बताया, हम लोग फुल कोर्स MA एंट्रेंस के लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं। अगर आप में से कोई बच्चा हमारे लेक्चर्स ज्वाइन करना चाहता है तो मोस्ट वेलकम है जी। हम लोग उसके अंदर आपको मेनली माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैथमेटिकल मेथड्स जिसको मैथ्स बोलते हैं, स्टैटिस्टिकल मेथड जिसको स्टैट्स बोलते हैं, इकोनोमेट्रिक्स जिसको शॉर्ट फॉर्म में इकोट्रिक्स बोलता हूँ, ये 5 मेन सब्जेक्ट्स हम लोग कवर करते हैं। लगभग आज की बात करूं, आगे बढ़ते रहेंगे, देखिए जैसे हम आगे बढ़ते हैं कुछ ना कुछ तो हम उसमें ऐड करते हैं। आज की बात करूं तो लगभग 500 आवर्स सब्जेक्ट्स के रिकॉर्डिंग्स हैं, 500 आवर्स की रिकॉर्डिंग है सब्जेक्ट्स की, इन सब्जेक्ट्स की रिकॉर्डिंग लगभग 500 घंटे की है, ठीक है। इसके अलावा आपको हम लोग DSC के, JNU के, ISI के प्रीवियस ईयर पेपर्स के सॉल्यूशन लेक्चर, जैसे आप लेक्चर देख रहे हैं सॉल्यूशन लेक्चर्स मिलते हैं, प्लस हम लोग आपको प्रोवाइड करते हैं PDF नोट्स करते हैं प्रोवाइड सभी सब्जेक्ट्स के, प्लस हमने मॉक टेस्ट बनाकर वेबसाइट पे लगाए हुए हैं, आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं, MCQ टाइप है, तो आप कभी भी अटेम्प्ट करें तुरंत आपको रिजल्ट मिल जाता है, ठीक है। उस मॉक टेस्ट में फिर आपको कभी कोई क्वेरी है या पढ़ते समय कोई क्वेरी है तो हम उसके लिए आपको लाइव सेशंस प्रोवाइड करते हैं, लाइव डाउट सेशंस प्रोवाइड करते हैं, जिसमें आपकी जो क्वेरीज हैं उसको हम डील करते हैं, ठीक है। तो ये है सब कहानी कथा, इसमें किसी तरह की कोई दुविधा आपको हो, कोई बात आप जानना चाहें तो ज़रूर संपर्क कीजिएगा, प्लीज़ कांटेक्ट। तो यहाँ पर आकर मैं अब रुकता हूँ और इसके आगे के टॉपिक्स अब नेक्स्ट, आगे के क्वेश्चंस नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ करेंगे डिस्कस, ठीक है जी, राइट, ओके जी, थैंक यू।